और प्यार हो गया भाग 20। चांद को निहारते हुए कार्तिक कब नींद की आगोश में गया उसे पता ही नहीं चला। रंजना के उठने से पहले ही वो उठ गया। उसने सबके लिए चाय बनाई और 2 कप लेकर रंजना के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा रंजना ने खोला। कार्तिक को सामने देखकर चौंक गई। कार्तिक चाय लेकर अंदर आया तब तक अखिलेश जी भी उठ चुके थे। कार्तिक ने चाय टेबल पर रखी और दोनों को गुड मॉर्निंग बोलकर जाने लगा। कार्तिक, क्या बात है बेटा, आज ये सब? अखिलेश जी ने कार्तिक का ये बदला रूप देखकर कहा। कार्तिक रुक गया और पलटकर कहा, पापा, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुमने इतना कह दिया काफी है। मैं ही आज तक कुछ ज्यादा ही सख्तियां करता आया हूँ तुम पर। अखिलेश जी ने कहा, नहीं पापा, आपने जो किया मेरे अच्छे के लिए किया। कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा और फिर वहाँ से चला गया। कार्तिक के जाने के बाद रंजना ने अखिलेश जी से कहा, आज ये इसे क्या हो गया है? आज हमारा बेटा बड़ा हो गया है रंजू। अखिलेश जी ने आंखें नम करते हुए कहा और फिर दोनों साथ बैठकर सुबह की चाय पीने लगे। मम्मी पापा को चाय देकर कार्तिक वापस आया और किचन से चाय का कप लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब तक मौली भी उठकर बाहर आ चुकी थी। मौली को देखते ही कार्तिक ने सहज भाव से कहा, गुड मॉर्निंग दी, आपकी चाय डाइनिंग टेबल पर रखी है, पी लेना। और हाँ, मीठा थोड़ा कम है उसमें, चलेगा ना? मौली ने सुना तो अवाक सी खड़ी कार्तिक को देखने लगी। आज ही इसे क्या हो गया? उसने अपनी आंखों को मसला, शायद वो कोई सपना देख रही हो, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कार्तिक सच में एक नए अवतार में खड़ा था उसके सामने। फिर भी उसने चेक करने के लिए कहा, तूने क्या चाय का नया बिजनेस शुरू किया है? रिश्तों में बिजनेस नहीं होता ना मेरी डोरेमोन, जैसे हमेशा वो मौली को बुलाया करता था। कार्तिक ने कहा और जाने लगा। मौली कुछ नहीं बोल पाई। वो डाइनिंग टेबल के पास आई और चाय का कप उठाकर एक घूंट पिया और कहा, कार्तिक। कार्तिक पलटा और मौली की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखकर कहने लगी, चाय अच्छी बनी है। कार्तिक मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कमरे में आकर उसने चाय के कप टेबल पर रखे और बेड के पास आया। नंदिनी अभी तक सो रही थी। वो खिड़की के पास गया और पर्दे हटा दिए। बाहर मौसम सुहावना था। कार्तिक नंदिनी के पास आया और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, नंदू, वेकअप बच्चा, देखो सुबह हो गई। क्या है बन्नी, सोने दो ना, नंदिनी ने नींद में ऊँघते हुए कहा। कार्तिक ने उसे कंधों से पकड़ा और एक झटके में उठाते हुए कहा, अबे उठ जा, कितना सोएगी आलसी, ऐसे कौन उठाता है यार? नंदिनी ने आंखें मसलते हुए कहा, मैं। चल अब जल्दी से चाय पी, ठंडी हो जाएगी। कार्तिक ने चाय का कप नंदिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा। नंदिनी ने चाय का कप लिया और पीने लगी। चाय फीकी थी, फिर भी वो चुपचाप पी रही थी। चाय पीने के बाद कार्तिक सहारा देकर नंदिनी को बाथरूम तक छोड़कर आ गया और खुद आकर कमरे को साफ करने लगा। उसने बेडशीट सही की, पिल्लो को सही से रखा, बिखरी मैगजीन्स किताबें रॉ में रखी। जब तक नंदिनी आई, कार्तिक ने पूरा कमरा चकाचक कर दिया। नंदिनी को वापस बेड तक लेकर आया और धीरे से उसका पाँव ऊपर रखा और उसके नीचे तकिया लगा दिया, जिससे नंदिनी को थोड़ा आराम मिले। नंदू, तुम्हारे कपड़े मेरे कबर्ड में रख देता हूँ, यहाँ बहुत स्पेस है। कार्तिक ने नंदिनी के बैग से कपड़े निकालकर कबर्ड में रखते हुए कहा, बन्नी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं कर लूंगी ये सब। नंदिनी को कार्तिक का यूं परेशान होना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर तो तुम फुटबॉल भी खेल सकती हो, कार्तिक ने कपड़े रखते हुए कहा। मजाक उड़ा रहे हो? नंदिनी ने घूर कर देखते हुए कहा। शुरू किसने किया था? तुम्हारे पाँव में प्लास्टर है, तुम्हें आराम की जरूरत है, काम करने के लिए मैं हूँ ना तुम्हारा असिस्टेंट। कार्तिक ने कबर्ड का दरवाजा बंद करते हुए कहा, सो मिस्टर असिस्टेंट, जरा मेरा फोन देना, पापा से बात कर लूं, 2 दिन से उन्हें कोई फोन नहीं किया है, नंदिनी ने कहा। कार्तिक ने चार्जिंग पॉइंट पर लगा फोन निकालकर नंदिनी को दे दिया और फिर नंदिनी के बैग से बुक्स निकालकर नंदिनी के पास पड़ी टेबल पर रखने लगा, ताकि नंदिनी आराम से वहाँ बैठे बैठे अपनी बुक्स उठा सके। नंदिनी ने फोन लगाया, लेकिन फोन आउट ऑफ रिच जा रहा था। नंदिनी ने फोन साइड में रख दिया। किताबें रखते हुए एक डायरी नीचे गिर पड़ी। कार्तिक ने उसे उठाया। कवर पेज पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, मेरी डायरी। कार्तिक के हाथ में अपनी डायरी देखते ही नंदिनी ने कहा, बन्नी, मेरी डायरी वापस करो। नंदू, तू डायरी भी लिखती है, कमाल है ना? कार्तिक ने डायरी को उलट पुलट कर देखते हुए कहा, बन्नी, डायरी वापस करो, ये मेरी पर्सनल डायरी है।
नंदिनी ने झुंझलाते हुए कहा। शायद वो नहीं चाहती थी कि कार्तिक उस डायरी को पढ़े। तेरे मेरे बीच पर्सनल कब से होने लगा? चुप करके बैठ, मैं तो पढ़ूंगा। वैसे मैंने सुना है लड़कियां ना डायरियों में अपने क्रश, लवर्स के बारे में बहुत लिखती है। कहते हुए वो डायरी लेकर सोफे पर आ बैठा। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर उसने उस डायरी में सब कार्तिक के लिए ही तो लिखा था। कार्तिक ने डायरी को खोला। जैसे ही उसकी नजर पहले पन्ने पर गई, वहाँ बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था, और प्यार हो गया। कार्तिक मुस्कुराया, फिर जोर जोर से पढ़ने लगा। खूबसूरत था वो पल जब तुमसे मुलाकात हुई, अधूरी सी ही सही पर कुछ तो बात हुई। तब सोचा न था तुम दिल में उतर जाओगे, होकर मेरे दिल से धड़कनों से गुजर जाओगे। जब पाया कि तुम बस चुके मेरी हर सांस में, तब मैंने महसूस किया तुम्हें और प्यार हो गया। वो समंदर सी गहरी आंखें जिनमें डूब जाए साहिल, वो इश्क की किताब सा मैं अनपढ़ सी एक जाहिल। किसी और से नजरें मिलाने में डरता था दिल, पर जब वो मेरी आंखों में देखता है तो अच्छा लगता है। वो सबसे अलग है, वो सबसे जुदा है। शरारतों से कभी कभी वो मुझे बच्चा लगता। जब देखा तुमने मेरी आंखों में डूबकर उस शाम, तो खो मैं भी गई थी तुम में और प्यार हो गया। अनजाने ही कभी तुम्हारी उंगलियां सहला जाती थी मेरे गालों को। वो स्पर्श मुझे आज भी याद है, जब पिघल जाया करता था मेरा मन किसी गीली मिट्टी की तरह। वो पल मुझे आज भी याद है। तुम्हारे ख्वाब खुली आंखों से देखते हुए महसूस किया है मैंने खुद को खोए हुए, और प्यार हो गया। कार्तिक चुप हो गया। उसका दिल सामान्य से तेज धड़कने लगा। उसने नंदिनी की तरफ देखा जो खामोशी से उसे ही देख रही थी। कार्तिक ने डायरी बंद की और धीरे से कहा, तुम ये सब कब से लिखने लगी नंदू? बन्नी, ये सब ऐसे ही। अरे ऐसे नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ने वाला खो जाएगा इसमें, कार्तिक सोफे से उछलते हुए कहता है। नंदिनी अवाक सी उसे देखती रही तो कार्तिक उसके पास आता है और डायरी उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, ये लो, आगे नहीं पढ़ूंगा। क्यों? नंदिनी हैरानी से बोलती है। अगर इसे किसी ने पूरा पढ़ लिया ना नंदू, तो उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। नंदिनी कार्तिक की आंखों में देखने लगती है। कार्तिक उसे इस तरह देखते पाकर कहता है, ऐसे मत देख, नजर लग जाएगी। तुम कभी सीरियस नहीं होते ना? नंदिनी के दिल की बात जुबान पर आते आते रुक गई। इस जन्म में तो मेरा सुधरने का कोई प्लान नहीं है। कार्तिक नंदिनी के सामने आकर बैठ जाता है। मत सुधरना, तुम जैसे भी हो परफेक्ट हो। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैटर नहीं करता, बस तुम क्या सोचती हो वो जरूरी है। लोगों का टेस्ट खराब है बन्नी। तू भी मेरी तरह बातें करने लगी है। संगत का असर है असिस्टेंट साहब। अच्छा, मैंने बिगाड़ा है तुमको? बिल्कुल। कार्तिक ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगा दी। बस फिर क्या था, दोनों में मारपीट शुरू हो गई। साफ सुथरा कमरा फिर से युद्ध का मैदान बन चुका था। पर कार्तिक को एक फायदा था, नंदिनी उसे पकड़ नहीं सकती थी, न उठ के मार सकती थी। आउच! नंदिनी ने अपने पाँव को हाथ लगाते हुए कहा। कार्तिक दौड़कर उसके पास आया और उसके पैर देखते हुए कहने लगा, मैंने कहा था ना नंदू, लग जाएगी, दिखाओ मुझे। नंदिनी को कार्तिक का यूं परवाह करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो प्यार से कार्तिक के चेहरे को देखने लगी। कार्तिक ने तकिया नंदिनी के पाँव के नीचे लगाया और पास ही बैठ गया। बन्नी, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? नंदिनी ने अचानक से याद आने पर पूछ लिया। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, कार्तिक ने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा। बन्नी, पागल हो गए हो तुम? पैर ठीक होने में 1 महीना लग जाएगा, तब तक अपनी पढ़ाई बर्बाद करोगे तुम? बिल्कुल नहीं, तुम रोज कॉलेज जाओगे। लेकिन नंदू, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बन्नी, मेरा ख्याल रखने के लिए आंटी है ना, और मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ। सिर्फ 4 घंटे की तो बात है, मैं अकेले रह सकती हूँ। हाँ नंदू, लेकिन तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? तब आंटी है ना, मैं उनसे कह दूंगी। तुम्हें मेरी कसम है। कसम देकर दुविधा में डाल दिया कर बस तू तो। स्वीट बॉय, नंदिनी कार्तिक के गाल खींचते हुए कहती है। कार्तिक उठा और बाथरूम की ओर बढ़ गया। तैयार होकर वो अपना और नंदिनी का नाश्ता अपने कमरे में ही ले आया। खुद ने कम खाया और नंदिनी को ज्यादा खिलाया। नाश्ता करके कार्तिक ने अपना बैग उठाया और नंदिनी को बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल गया। अरे बन्नी तो अपना फोन यहीं भूल गया, नंदिनी ने बेड पर रखे फोन को उठाते हुए कहा।
नंदिनी ने उसके फोन को देखा। सोफिया के सैकड़ों कॉल्स और मैसेज आए हुए थे जिन्हें कार्तिक ने खोलकर भी नहीं देखा था। शायद सोफिया की वजह से कार्तिक इस बार बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। नंदिनी फोन देख ही रही थी कि उसे कुछ ऐसा दिखा कि दिमाग के सैकड़ों तार एक साथ झन्ना उठे। अरे नंदू, वो मैं शायद अपना फोन यहीं भूल गया, कहते हुए कार्तिक अंदर आया। नंदिनी ने बिना किसी भाव के कार्तिक का फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक वहाँ से चला गया। नंदिनी भी कुछ देर के लिए लेट गई। अकेले लेटे लेटे जब बोर होने लगी तो अपना फोन उठाया और उसमें आए मैसेज देखने लगी। स्वाति, श्रुति, चंदन के कितने ही मैसेज थे। नंदिनी उन सबको रिप्लाई करने लगी। अपने कमरे में बैठी मौली बड़े गौर से किसी किताब को पढ़ने में लगी हुई थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। मौली ने फोन देखा। टेक्स्ट मैसेज? व्हाट्सएप के जमाने में टेक्स्ट मैसेज कौन कर रहा है? सोचते हुए मौली ने मैसेज ओपन किया। हाय, अननोन नंबर से मैसेज था, इसलिए मौली ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद फोन फिर बजा। उसी नंबर से मैसेज था। मौली ने मैसेज ओपन किया। अब क्या हाय का जवाब भी नहीं दोगी? हु आर यू? राजवीर। राजवीर का नाम देखते ही मौली का दिल एक पल के लिए मानो जैसे धड़कना ही बंद हो गया। उसने कांपते हाथों से टाइप किया। कौन राजवीर? और कितने राजवीर हैं तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा? मौली को यकीन हो गया ये उसका ही राजवीर है, वो राजवीर जिसे मौली बहुत प्यार करती थी। उसकी आंखें भर आई। इतने साल बाद उसका मैसेज जो मिला था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने लिख भेजा। आज इतने सालों बाद याद कैसे आ गई तुम्हें मेरी? याद तो रोज ही आती है, बस तुम्हें मैसेज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो फिर आज क्यों किया? दिल के हाथों मजबूर हो गया। जब छोड़कर गए थे तब भी मजबूर थे क्या? मौली, उस वक्त हालात ऐसे थे कि खैर छोड़ो, और बताओ कैसी हो? जिंदा हूँ। ऐसे मत कहो मौली, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। ये फैसला अकेले करने वाली तुम कौन होती हो? प्यार हमारा था, रिश्ता हमारा था, तो फिर सब खत्म तुम अकेले कैसे कर सकती हो? तुमने धोखा दिया है मुझे। उस रात नहीं आकर तुमने साबित कर दिया कि तुम झूठे थे, तुम्हारा प्यार झूठा था। मौली की आंखों में ठहरे आंसू बहकर गालों पर आ जाते हैं। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा है मौली। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है, वही प्यार है, कुछ नहीं बदला है। पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। मुझे तुम्हारी नफरत भी मंजूर है। मौली कोई जवाब नहीं देती। अपने अतीत को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजवीर उसकी जिंदगी में वापस आएगा ये उसने सोचा नहीं था। फोन फिर बजा। मौली ने आंसू पोंछे और मैसेज देखा। रोने लगी ना? तुम आज भी नहीं बदली। राजवीर, क्यों आए हो वापस? तुम्हारे लिए। सच तो ये है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ मौली। मौली कोई जवाब नहीं देती और फोन बंद कर देती है। भर चुके जख्म फिर से ताजा हो उठे। मौली घुटनों में सर छुपाकर सिसकती रही। उसे राजवीर के साथ बिताया एक एक पल याद आने लगा। नेशनल कॉलेज कानपुर। कार्तिक ने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और क्लास की ओर बढ़ गया। क्लास में आने पर चंदन ने बताया कि पवन कल हुई बेइज्जती की वजह से कॉलेज छोड़कर चला गया। कार्तिक को बुरा लग रहा था, उसकी वजह से किसी की पढ़ाई बर्बाद हो गई, पर पवन ने जो किया उसके लिए तो वो उसे शायद ही कभी माफ कर पाएगा। कार्तिक वहीं बेंच पर बैठा चंदन से बात कर रहा था कि सोफिया आई और कहा, कार्तिक, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू। चंदन, इसे बोल यहाँ से चली जाए। कार्तिक ने गुस्से से सोफिया की तरफ देखे बिना ही कहा, कार्तिक मेरी बात तो सुनो, मैं सब क्लियर कर दूंगी। सोफिया ने कार्तिक के पास आकर कहा। कार्तिक उठा और बाहर जाने लगा तो सोफिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुनो। कार्तिक ने सोफिया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझसे दूर रहो। कार्तिक वहाँ से चला गया। चंदन भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। सोफिया वहीं खड़ी कार्तिक को जाते हुए देखती रही। मोना और रीना, जो कि सोफिया की दोस्त थी, उसके पास आई। मोना ने सोफिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, बेबी ने घास नहीं डाली? सोफिया ने घूर कर मोना को देखा तो दोनों बगले झांकने लगी। सोफिया पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। दिन गुजरने लगे, पर बहुत कुछ था जो इन गुजरते दिनों के साथ साथ बदलने लगा था। मौली और राजवीर की दूरियां और कड़वाहटें मैसेज के जरिए ही सही, पर धीरे धीरे कम होने लगी थी। कार्तिक नंदिनी का ख्याल रखने लगा था।
कुछ कुछ उसे समझने भी लगा था। रंजना और अखिलेश जी भी नंदिनी के साथ वक्त बिताते और वक्त बिताते बिताते कब नंदिनी उन्हें अपनी सी लगने लगी वे भी नहीं समझ पाए। रंजना ने तो अखिलेश जी से साफ साफ कह दिया कि उनके घर की बहू नंदिनी ही बनेगी। बस अब दोनों को इंतजार था तो कार्तिक की हाँ का, जब तक कार्तिक अपने दिल की बात नंदिनी से नहीं कह देता। एक नंदिनी जिसे इंतजार था तो बस उस पल का जब कार्तिक उसकी अधूरी डायरी पढ़ेगा और उसे भी नंदिनी से प्यार हो जाएगा। सब बदलने लगा था, बस नहीं बदला था तो कार्तिक और मौली का रिश्ता। दोनों पहले से कम झगड़ते थे पर बात अभी भी नहीं होती थी। 2 सप्ताह गुजर गए, सब शांत था, पर ये शांति आने वाले तूफान का इशारा थी। एक शाम रीना ने अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें उसने मोना और सोफिया को भी बुलाया। तीनों ने रीना के फ्लैट में मिलकर पहले तो खूब डांस किया और फिर सोफे पर आ बैठी। सामने टेबल पर बियर और शैंपेन की बोतलें और चिकन रखा हुआ था। तीनों बुरी तरह उस पर टूट पड़ी। सोफिया ने ज्यादा पी ली और फिर वो नशे में बड़बड़ाने लगी, उस नंदिनी की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे कार्तिक को मुझसे छीन लिया साली बिच। उसने नहीं छीना, तेरी हरकतों की वजह से कार्तिक तुझे छोड़कर गया, मोना ने नशे में कहा। तू चुप कर मोना, तू जानती भी है कितना प्यार करती हूँ मैं कार्तिक से, सोफिया ने मोना को फटकारते हुए कहा। प्यार हो तुझे? सोफिया, तू किसी लड़के के साथ 5 मिनट बिता ले तो तुझे तो उससे भी प्यार हो जाएगा। तेरी लाइफ में कितने आए कितने गए कोई हिसाब ही नहीं है, रीना ने अपनी ड्रिंक बनाते हुए कहा। You are right baby, but this time Sophia is serious. I want Karthik. I love him. सोफिया ने शराब की बोतल को चूमते हुए कहा। रीना, मैं बता रही हूँ, इसे चढ़ गई है। जिसके आगे पीछे इतने लड़के हैं उसे एक लड़के के जाने से क्या फर्क पड़ेगा, मोना ने सोफिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। फर्क पड़ता है यू बिच, कहते हुए सोफिया ने हाथ में पकड़ा शराब से भरा ग्लास सामने दीवार पर दे मारा। मोना और रीना दोनों उसे देखने लगी तो सोफिया ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे सोफिया को दूर रहने के लिए कहे, उसकी औकात ही क्या है। हाँ, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। कार्तिक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी मैं उसे। सोफिया का बदला रूप देखकर टीना और मोना दोनों घबरा गई। और मोना, तुझे देखना है ना मैं अपने कार्तिक से कितना प्यार करती हूँ, तो देख, कहते हुए सोफिया उठी और दीवार की ओर बढ़ी। उसने टूटे हुए ग्लास का कांच का टुकड़ा उठाया और अपने हाथ पर कार्तिक का नाम गोदकर मोना को दिखाते हुए कहा, देख, आंखें खोल कर देख, इतना प्यार करती हूँ मैं उससे। सोफिया के हाथ से खून बहने लगा। सोफिया आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी और गिरते गिरते उसके मुंह से निकला, कार्तिक सिर्फ मेरा है। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।